हेलो दोस्तों, चलिए आइए इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के संसद के अंग। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था लोकसभा, ये भारतीय संसद के ये तीनों अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। हम आपको लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिए, उसके बाद हम आपको राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल्स बता दिए। आप अगर हमारे ये पिछले दोनों वीडियो अगर आप देखे होंगे तो उसमें आपको लोकसभा के बारे में पूरा डिटेल्स आपको बताया गया होगा, उसके बाद राज्यसभा के बारे में पूरा डिटेल्स बताया होगा। आपको आज हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे। अगर आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो राष्ट्रपति के बारे में आप एक एक बातों से वाकिफ़ हो जाएंगे। आपको राष्ट्रपति के बारे में जानने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। उनके चुनावों के बारे में, उनका जो है सो कार्य क्या है, उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, उनको शक्तियाँ क्या क्या चीज़ है, उनको विधायी शक्ति क्या क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में आज हम राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं राष्ट्रपति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्त? प्रेसिडेंट। आज इसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। ये राष्ट्रपति एक संसद के एक अभिन्न अंग माना जाता है। राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति, अगर हम लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी विधेयक को अगर पारित करते हैं तो वो राष्ट्रपति के मंजूरी के बिना वो कानून लागू नहीं होता है। इसीलिए राष्ट्रपति को संसद का एक अभिन्न अंग माना जाता है। कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। यानी कि आप अनुच्छेद 52 में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है कि यानी कि राष्ट्रपति का भी पद होना चाहिए और उनके जो कार्य हैं धीरे धीरे आगे अनुच्छेद आप जाइएगा वहां से आपको बढ़ता चला जाएगा। अब कहा गया कि राष्ट्रपति जो होते हैं कार्यपालिका के कार्यवाही जो होते हैं सो इन्हीं के नामों के द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति जो होते हैं वो कार्यपालिका के जो समस्त कार्यवाही होता है इन्हीं के नामों से संचालित होता है। और जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है अपने संविधान में। राष्ट्रपति को तो इनका जो है सो अधिकार प्रदान किया गया है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में निहित होती है। कार्यपालिका की शक्ति तो राष्ट्रपति को प्रदान किया गया ही है अपने भारतीय संविधान के अनुसार, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद में निहित किया गया है। किसकी शक्ति? कार्यपालिका की शक्ति। और इसलिए हम इसको बोल सकते हैं राष्ट्रपति को कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति, आपसे पूछा जाएगा कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान। आ गया है कि भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका जो होती है उसका उल्लेख भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच किया गया है। संघीय कार्यपालिका का उल्लेख आपको भाग 5, भारतीय संविधान के भाग 5 में किया गया है और अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 के बीच इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर के बनी हुई है। भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी से मिलकर के बनी हुई है। अब संघीय कार्यपालिका का तात्पर्य क्या होता है? संघीय का मतलब ही होता है कि कार्यपालिका का शक्ति जो है सो केंद्र और राज्य दोनों में बटा हुआ है। केंद्र और राज्य दोनों में बटा हुआ है कार्यपालिका की शक्ति। तो केंद्रीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। अब बहुत दोस्त कहेंगे कि कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका कहते किसको है? तो कार्यपालिका शासन का वह अंग है, कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो विधायिकाओं के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून लागू करने का एक जिम्मेदारी होता है। कार्यपालिका जो होता है शासन का एक अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानून लागू करने का एक जिम्मेदारी होता है। उसी को क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। दोस्तों चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे कि हम आपको बताया था कि भारतीय संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तथा महान्यायवादी पर निर्भर करता है, मिलकर बनाती है। तो अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में तो आप जानते ही हैं, उपराष्ट्रपति को आप शायद नाम सुने होंगे जो भी हो, और प्रधानमंत्री के भी बारे में जानते, लेकिन आप शायद मंत्रिपरिषद के बारे में नहीं जानते होंगे और
उसके बाद जो है सो आप महान्यायवादी के बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि मंत्रिपरिषद क्या होता है, महान्यायवादी क्या होता है, उसके बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहे। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आगे का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मंत्रिपरिषद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कर्तव्यों को संपादन एवं सहायता और परामर्श के लिए मंत्रिपरिषद का होना बहुत ही जरूरी है। अनुच्छेद कितने में? 74 में इसका वर्णन किया गया है। कहा गया कि अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति सर्वप्रथम इस मंत्रिपरिषद के प्रमुख का चुनाव करती है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के प्रमुख का चुनाव करती है, यानी कि चुनने का काम करती है। तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और ये जो प्रधानमंत्री होते हैं ये लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये प्रधानमंत्री किसके लिए उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब कहा गया कि कोई भी मंत्री किसी भी सदन के, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ये दोनों सदनों में से अगर किसी का अगर सदस्य नहीं होता है तो अगर उनको मंत्री बना दिया गया, वो ज़्यादा से ज़्यादा लगातार 6 माह तक वह अपने पद पर बने रह सकते हैं। अगर ये दोनों का अगर वो सदस्य नहीं बनते हैं तो अंत में उसको जैसो उस पद से हटना होगा, अंत में उसको जैसो उस पद से त्यागपत्र देना होगा। महान्यायवादी अब कहते हैं किसको है? और ये महान्यायवादी अपने संविधान के अनुच्छेद 76 में इसके व्यवस्था की गई है। इसके पद की, महान्यायवादी पद की व्यवस्था अपने संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत रखा गया है। और ये महान्यायवादी जो होते हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी पद की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। और सभी व्यक्ति ये महान्यायवादी में नहीं जा सकते हैं, ये नहीं बन सकते हैं। वही व्यक्ति बन सकते हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जो योग्यता रखने वाले व्यक्ति होते हैं, उसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाता है। और जैसो महान्यायवादी का अपने संविधान में कोई भी मतलब जैसो कार्यकाल का निश्चित नहीं किया गया है, और नहीं अपने संविधान में इसके पद को मतलब जैसो ये कहा गया कि इतने दिनों तक ये रह सकता है, इसको हटाने का कोई प्रावधान वैसा अपने संविधान में नहीं है। वो सारा का सारा राष्ट्रपति के ऊपर दारोमदार है। राष्ट्रपति इनके कार्यकाल को आगे तक भी ले जा सकते हैं, राष्ट्रपति इनके कार्यकाल को ख़त्म भी कर सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति अगर इनके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित अगर हो रहे हैं, इनके कार्य को अच्छा उनको लग रहा है, तो इनका जो है सो कार्यकाल बढ़ा भी सकते हैं, और नहीं तो इनके कार्यकाल को समाप्त भी कर सकते हैं महान्यायवादी में। अब हम जानेंगे, आपको बता दिए कि महान्यायवादी क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है। चलिए अब हम फिर जानते हैं। अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। आइए हम देखते हैं। अब हम जानेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा होता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल। याद रखेंगे दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा? निर्वाचन मंडल। इसमें कहता है संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, जो निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि जो प्रत्यक्ष रूप से चुने गए हैं वही सदस्य भाग ले सकते हैं, जिनको मनोनीत किया गया है वो सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पुदुचेरी, इनके भी जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य, वो भी भाग लेते हैं। और आपके राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये जो दिल्ली और पुदुचेरी की हम बात किए, कहिएगा इतना मतलब जैसे केंद्र शासित प्रदेश 8 है, फिर भी दिल्ली और पुदुचेरी को ही क्यों दिया गया? क्योंकि इसलिए दिया गया कि 71वें संविधान संशोधन में ये दोनों राज्य को ही सिर्फ शामिल किया गया, बाकी और राज्यों को शामिल नहीं किया गया। इस दोनों राज्यों को जो 71वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, वो आप अनुच्छेद 54 में इसका वर्णन किया गया है कि इस दोनों केंद्र शासित प्रदेश को भी आप जो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उसको आप शामिल कर सकते हैं। तो आप इसके राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में आप जान गए। अब हम राष्ट्रपति के योग्यता और अवधि के बारे में जानेंगे, कि यानी कि राष्ट्रपति पद पर आपको बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की योग्यताएं होनी चाहिए, वो कितने वर्षों तक बने रहते हैं,
उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। योग्यता और अवधि। सबसे पहले तो अनुच्छेद 58 में दिया गया है आपको, ये योग्यता और अवधि अनुच्छेद 58 में दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत का क्या हो, नागरिक हो, और दूसरा नंबर उनका कम से कम 35 वर्ष आयु हो गया हो और लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वो जो व्यक्ति होंगे जो राष्ट्रपति बनेंगे उनका कम से कम आयु कितना होना चाहिए, 35 वर्ष, वो भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा निर्वाचित होने के लिए उनके पास योग्यता रखता हो और वो भारत के किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो, वो या केंद्र का हो या राज्य का हो, किसी भी सरकारी पद पर नहीं हो। कहता है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल की आपको बताए थे कि निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है। तो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में आवश्यक होता है। कितने सदस्य प्रस्तावक? 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के रूप में जरूरी वहां पर होता है, आवश्यक होता है। अब राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है दोस्तों। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का? 5 वर्षों का होता है। अच्छा, उस बीच में राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं, वो अपने पद से हट भी सकते हैं। तो राष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देंगे तो उपराष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपेंगे? उपराष्ट्रपति को ही सौंपेंगे। उसके बाद आप राष्ट्रपति को एक और विधि से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले उस पर महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। क्या चीज के द्वारा? महाभियोग के द्वारा। अब हम ये जानेंगे कि महाभियोग होता क्या है, महाभियोग लगेगा कैसे, उसका क्या कैसा तरीका है, प्रोटोकॉल है, उसके बारे में हम जानेंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाया जाएगा। महाभियोग, अगर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाते हैं तो उसका कंडीशन होता है, आपको ये महाभियोग अनुच्छेद 61 में रखा गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब लग सकता है या भारत देश के जो भी अगर कोई पद पर हैं उन पर महाभियोग हम तब ये लगाएंगे जब वो अपने भारतीय संविधान का उल्लंघन करेंगे, तभी उन पर महाभियोग की प्रक्रिया लग सकती है। महाभियोग जो है सो कह रहा है कि संसद के किसी भी सदन में महाभियोग को लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं। संसद के किसी भी सदन, या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, तो उसमें है क्या कि अगर हम किसी भी सदन में अगर महाभियोग लगाते हैं तो जैसे मान लीजिए जिस सदन में लगाएंगे तो उस सदन का कुल सदस्य का 1/4, कुल सदस्य का 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए और उसमें 2/3 सदस्यों के द्वारा वो पारित होना चाहिए, तभी उस पर महाभियोग लगेगा, नहीं तो वो महाभियोग नहीं लगेगा। संसद के जिस सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा उसी सदन के द्वारा 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना आवश्यक होगा। कितने दिन पूर्व? राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना क्या होगा? आवश्यक होगा। और कह रहा है कि संसद के एक सदन, जिस सदन में आप आरोप लगाए, एक सदन में आरोप लगाया जाता है और दूसरे सदन में उसका अन्वेषण किया जाता है। अगर दूसरे सदन में भी कुल सदस्य का 2/3 सदस्य, कुल सदस्य का 2/3 सदस्य अगर उस बात को पारित कर देता है तो क्या होगा? राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ जाएगा, तब उनका महाभियोग लग जाएगा, तब उनके अपने पदों से हटना पड़ जाएगा। बात समझ गए दोस्तों? 14 दिन पूर्व हमें जिस सदन के द्वारा हम महाभियोग लगाएंगे उसी सदन के द्वारा 14 दिन पूर्व हमें राष्ट्रपति को सूचना भी देना होगा कि आप मतलब जैसे आपको इस सदन के द्वारा महाभियोग लगाया जाएगा। आप महाभियोग भी समझ गए क्या होता है, नहीं होता है। तो दोस्तों हम किस पॉइंट पर थे? हम थे अवधि और योग्यता के पॉइंट पर थे। उसी में आ गया था एक, राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले उसको हम महाभियोग के द्वारा उसको हटा देंगे। तो हम आपको महाभियोग के बारे में पूरा समझा दिए। अब हम फिर जानेंगे उसको। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल दोबारा भी निर्वाचित, मतलब भारत में राष्ट्रपति का जो पद होता है ना, वो कोई निश्चित नहीं है कि आप एक बार 2 बार ही आप इस पद पर जा सकते हैं। नहीं, आप कई बार इस पद पर जा सकते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। और कहा जा रहा है, मान लीजिए अगर राष्ट्रपति की उपस्थिति में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की उपस्थिति में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज राष्ट्रपति पद के रूप में कार्य करेंगे। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
देख लीजिए, अनुपस्थिति में अगर राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित हैं तो उनका काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उनके बदले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित हैं तो कौन काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज। आप कहिएगा कि सर अगर सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ जज भी अगर अनुपस्थित हो जाए, इतना लोग थोड़ी ना एक के बार अनुपस्थित हो जाएंगे सब। अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम आपको बता दिए, बहुत लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करते हैं, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है तब कौन सा काम, तब कौन राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे? तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही उसके रूप में काम करेंगे। अब हम जानेंगे कि मान लीजिए इनके कार्यकाल के बारे में जान गए, इनके कार्यकाल के राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में जान गए। अब हम जानेंगे कि शपथ, इनका शपथ ग्रहण कैसे होता है। तो राष्ट्रपति का शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश, कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर मुख्य न्यायाधीश अगर अनुपस्थित हैं तो उसी उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में, मतलब जैसो वरिष्ठ न्यायाधीश क्या होंगे? राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। आप शपथ तक यहाँ तक जान गए होंगे। राष्ट्रपति के विधायी शक्तियाँ, इनके पास कौन कौन से विधायी शक्तियाँ होती है? तो पहला नंबर आपको बताए थे कि संसद के अनुच्छेद 79 के तहत, संसद के अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति भी क्या है? एक संसद का अंग है। किस अनुच्छेद के तहत? 79 के तहत क्या है? संसद 79, अनुच्छेद 79 के तहत राष्ट्रपति भी क्या है? एक संसद का अंग है। अब इनकी विधायी शक्तियां क्या क्या हैं, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। तो इनकी पहला विधायी शक्ति आप जान लीजिए, संसद के दोनों सत्रों का ये आह्वान कर सकते हैं। संसद के दोनों सत्रों का ये आह्वान कर सकते हैं, यानी मीटिंग बुला सकते हैं, बैठक करवा सकते हैं। राष्ट्रपति दोनों सदनों की, वो लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। कौन? राष्ट्रपति। अब जिस समय संयुक्त बैठक होगा लोकसभा और राज्यसभा का, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष ही उसकी अध्यक्षता करेगा। कौन? लोकसभा अध्यक्ष ही जो संयुक्त बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। और ये किसके द्वारा मीटिंग बुलाया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। आइए हम अगला फिर बात जानते हैं। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकती है। राष्ट्रपति के स्वीकृति के बिना कोई भी विधेयक कानून लागू नहीं हो सकती है। कोई भी विधेयक के लिए, कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति का हस्ताक्षर बहुत ही जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपना स्वीकृति देने से कभी इनकार नहीं कर सकती है, लेकिन वही अगर साधारण विधेयक रहे तो राष्ट्रपति इनकार कर सकता है, उसको फिर से राज्यसभा को पुनर्विचार करने के लिए भेज सकता है। लेकिन जब राज्यसभा को पुनर्विचार करने के लिए अगर भेजेगा तो फिर से अगर राज्यसभा बहुमत पारित करके अगर फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दे तब राष्ट्रपति उसे लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति को उस कानून पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा और वो कानून लागू भी होता है। तो दोस्तों आज हम राष्ट्रपति के बारे में पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त कर लिए। और एक बात जान लीजिए, राष्ट्रपति को क्षमादान का भी अधिकार दिया गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से, अब आपको पहला हम वीडियो बनाए थे उसमें लोकसभा, और जो दूसरा वीडियो बनाए उसमें राज्यसभा, और ये जो अभी वीडियो हम आपको तैयार किए हैं इसमें राष्ट्रपति, यानी कि 3 वीडियो में आपको लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के हर चीज़ के बारे में आपको जानकारी दे दिया गया। आप अगर ये हमारे तीनों वीडियो को अगर आप देखते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के बारे में आप तो खुद सीखेंगे भी, आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। आपको लोकसभा, राज्यसभा से जो भी प्रश्न आपको किसी भी परीक्षा में अगर आ रहा है तो उसका आपको झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर आप बने रहिए और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह का वीडियो आपको आगे आता रहेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी, कमेंट भी जरूर करें दोस्तों।